हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 57। वंश निशी से बात करने आया था, लेकिन वह निशी से बात कर पाता इससे पहले निशी किसी और लड़के के साथ वंश के सामने से चली गई। वंश को भला ये बात कहाँ बर्दाश्त होती। वह वहीं खड़ा गुस्से में उस लड़के को देखता रहा। लड़का निशी के साथ आकर एक तरफ चला गया। उसने निशी के लिए कुर्सी खींचकर उसे बहुत सलीके से बिठाया। ये देखकर तो वंश का खून ही जल गया। देखो, लड़के अपनी पसंदीदा लड़की को चाहे जितना परेशान करे, उन पर गुस्सा करे, उनसे झगड़े, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई और लड़का उन लड़कियों के करीब आता है तो लड़के तिलमिला जाते हैं, और यही वंश के साथ हुआ। निशी को बैठाकर लड़का खुद भी कुर्सी लेकर उसके बगल में बैठ गया। वंश कुछ देर खड़ा रहा और फिर निशी और उस लड़के की तरफ बढ़ गया। उसने टेबल के पास रखी कुर्सी खिसकाई और बैठ गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, वह बस निशी को घूरे जा रहा था। लड़के ने निशी से कुछ कहना चाहा, लेकिन नजर जब वंश पर पड़ी तो उसने वंश से कहा, आप बात करनी है ना तुमको, बात करो। वंश ने निशी को घूरते हुए जवाब दिया। लड़का समझ गया कि वंश निशी का कोई करीबी है, इसलिए चुपचाप उठकर वहां से चला गया। निशी ने देखा तो टेबल पर हाथ मारकर धीरे से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, बस गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, कलेश, एक्चुअली तुम ही हो। वंश ने भी गुस्से से कहा। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मुन्ना ने वंश को निशी से प्यार से बात करने भेजा था और यहाँ उल्टा हो गया। और रियली? तो बताओ, मैंने अब क्या किया? मैं यहाँ उसके साथ बैठी थी, बीच में तुम आए हो, समझे? निशी ने गुस्से से कहा। मुझे जलाने के लिए तुम जानबूझकर उसके साथ यहां आई थी। वंश ने कहा। तुम्हें कब से जलन होने लगी? निशी ने कहा। बस मुझे हो रही है। एक तो तुमने ये साड़ी पहनी है और ऊपर से तुम किसी भी अनजान लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही हो। वंश ने कहा। मेरी साड़ी का तुम्हारी जलन से क्या कनेक्शन है? और वैसे भी वो सिर्फ मेरी साड़ी की तारीफ कर रहा था। निशी ने चिढ़ते हुए कहा। तो वो तो मैं भी कर सकता हूं ना। वंश ने किसी छोटे बच्चे की तरह मचलते हुए कहा। तो क्या तुमने की? और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम, द ग्रेट वंश गुप्ता, मेरे लिए दो अच्छे शब्द बोल दो? कहते हुए निशी उठी और फिर बड़बड़ाई। पूरे 2 घंटे लगे मुझे तैयार होने में, पर मजाल है एक बार प्यार से देख ली। मैं ही पागल थी जो गोरी के कहने पर ये सब। कहते हुए निशी वहां से चली गई। निशी ने आखिर में जो कहा वो वंश को थोड़ी देर से समझ आया। वह उसे रोक पाता इससे पहले ही निशी वहां से चली गई। खाना खाने के बाद सभी यहाँ वहां बैठकर आराम फरमा रहे थे। कुछ गप्पे लड़ा रहे थे और कुछ यहाँ वहां घूम रहे थे। सभी मेहमानों के रहने का इंतजाम आज यही था। हॉल के कोने में सोफे पर बैठी नंदिता ने शिवम और मुरारी को आवाज लगाई, जो कि कुछ दूर बैठे थे। समधी जी, क्या थोड़ी देर के लिए आप लोग यहाँ आएंगे? नंदिता ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, चलो मुरारी, शिवम ने उठते हुए कहा। मुरारी ने देखा मधुबाला भी वहीं है तो उसका दिल धड़कने लगा। साथ ही वह घबरा रहा था कि कहीं मधुबाला सबके सामने उसके और अपने अतीत के प्रेम की पोल न खोल दे। मुरारी को सोच में डूबा देखकर शिवम ने कहा, चलो मुरारी की सोच में पड़ गए। अरे भैया, आप जाइए ना, हम महिलाओं के बीच जाकर क्या करेंगे? मुरारी ने कहा। जिंदगी भर महिलाओं से घिरे रहे हैं आप, और आज जे ज्ञान, फिर से कोनो कांड कर दिएगा मुरारी? शिवम ने शक भरे स्वर में पूछा। मुरारी एकदम से उठ खड़ा हुआ और कहा, का मतलब? हम साला पूरी जिंदगी कांड ही करते रहेंगे और आपको लग रहा है कि हम डर रहे हैं? तो मुरारी मिश्रा नाम है हमारा, किसी के बाप से नहीं डरते हैं हम। मुरारी क्या हुआ है तुमको? बस एक्सप्रेशन आ रहे हैं तुम्हें, आवाज काहे नहीं आ रही? शिवम ने मुरारी की बाह पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा। मुरारी होश में आया और कहा, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। नंदिता जी बुला रही है, आइए चलते हैं। शिवम मुरारी के साथ आगे बढ़ गया। आजकल मुरारी को ये नई बीमारी लगी थी, मन ही मन सब पर चिल्लाने की। शिवम के साथ मुरारी नंदिता के परिवार वालों के साथ आ बैठा
जहां पहले से नंदिता के कुछ घरवाले और मधुबाला मौजूद थी। जैसे ही मुरारी ने मधुबाला को देखा, एक प्यारी सी मुस्कान मधुबाला के होठों पर तैर गई और मुरारी को अपनी गर्दन पर तलवार नजर आने लगी। मुस्कान तो आज भी गजबे है इनकी। फूफा जी की आवाज मुरारी के कानों में पड़ी। मुरारी ने बगल में देखा तो पाया सोफे के हत्थे पर फूफा बैठे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फूफा? मुरारी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। हम तो बस तमाशा देखने आए हैं। पूरे बनारस में होशियारी दिखाने वाले मुररिया का बैंड बजते देखना भी अपने आप में इट्ठो अचीवमेंट है मुरारी, क्या समझे? फूफा जी ने मुरारी को चिढ़ाते हुए कहा। एक बार हमको यहाँ से निकलने दो। तुम्हारी अचीवमेंट की बत्ती ना बना दी ना फूफा तो हमारा नाम भी। मुरारी इतना ही बोल पाया कि शिवम ने उसके हाथ पर हाथ रखकर धीरे से कहा। मुरारी, हम समझ सकते हैं मधुबाला के रहते तुम्हारा यहाँ बैठना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो तुम्हारा अतीत है, परेशान ना हो। आप जानते हैं? मुरारी ने हैरानी से शिवम की तरफ देखकर कहा। मुरारी, तुम्हारी नस नस से वाकिफ है हम, और ये भी जानते हैं कि कब कौन सी नस दबानी है तुम्हारी, इसलिए अब शांत बैठो। शिवम ने बिना किसी भाव के कहा। अब तक मुरारी सोच रहा था कि मधुबाला के बारे में सिर्फ फूफा को पता है, लेकिन शिवम भी सब जानता था। मुरारी ने एक गहरी सांस ली और शांति से बैठ गया। नंदिता ने सारिका और अनु को भी वहां बुला लिया। आई, बाबा, राधिका और उनके पति भी शामिल हो गए। सारे लोग हम साथ साथ है का परिवार लग रहे थे। नंदिता ने सबको बैठने को कहा और खुद उठकर सबके बीच चली आई और कहने लगी, मेरे कहने पर आप सभी यहाँ आए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी गौरी को इतना अच्छा हमसफर मिला है और उसके साथ ही इतना अच्छा परिवार मिला है। इस खुशी के मौके पर आज एक और खुशखबरी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे इस परिवार का हिस्सा ही हैं। किट्टो, कहकर नंदिता ने अपनी बहन किट्टो को आने का इशारा किया। किट्टो नंदिता के पास चली आई तो नंदिता आगे कहने लगी, इनसे आप सब मिल चुके हैं। ये है मेरी छोटी बहन किट्टो। अपने कॉलेज के दिनों में किट्टो एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उस कमीने लड़के ने किट्टो को धोखा दिया। हर धोखा देने वाला कमीना नहीं होता है नंदिता जी, मुरारी ने बीच में कहा। मुरारी, शिवम ने उसे रोका, कहीं भावनाओं में बहकर मुरारी खुद ही अपना रायता न फैला दे। अरे समधी जी, खैर छोड़िए। उसके बाद किट्टो ने कभी भी जिंदगी में शादी न करने का फैसला कर लिया और कितने ही साल निकल गए, पर आज किट्टो ने फैसला किया है कि वह सब भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। नंदिता ने जैसे ही कहा, सब खुशी से तालियां बजाने लगे। असली तमाशा तो अब शुरू होगा मुरारी, फूफा ने मुरारी के कान में धीरे से कहा, और यहीं से मुरारी की धड़कनें तेज, क्योंकि मधुबाला की नजरें सिर्फ मुरारी पर थी। नंदिता ने मधुबाला की तरफ देखा और कहा, किट्टो, बताओ आखिर वो खुशनसीब कौन है? किट्टो ने मुरारी को देखा और कहा, मैं जिससे शादी करना चाहती हूं वो मुरारी। किट्टो ने इतना ही कहा कि मुरारी के सब खानदान वालों की नजरें मुरारी पर जा ठहरी। अनु के चेहरे के तो भाव ही बदल गए और आंखों में बेचैनी के भाव उभर आए। बेचारे मुरारी ने सुना तो ये सुनकर अपने दोनों हाथ ही जोड़ दिए और किट्टो के सामने नतमस्तक हो गया। जिसका डर था वही हुआ। अब उसे किट्टो के रूप में अपनी मौत साक्षात नजर आ रही थी। तभी किट्टो ने आगे कहा, वो मुरारी जी जैसा सीधा, समझदार और साफ दिल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई आप सबकी नजर में है तो मुझे बताएं। मुरारी ने जैसे ही सुना, लगा जैसे किसी ने उसके प्राण निकालकर उन्हें फिर से सीने में डाल दिया हो। मुरारी ने हाथ जोड़े जोड़े ही किट्टो की तरफ देखा तो किट्टो ने कहा, अरे अरे समधी जी, आपने क्यों हाथ जोड़ लिए? आपने हमें इस काबिल समझा सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गए थे, मुरारी ने बात संभालते हुए कहा। अनु उठकर किट्टो के पास आई और कहा, किट्टो जी, ये तय रहा, आपके लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन हमारे मिश्रा जी जैसा नहीं। क्या है कि पूरे बनारस में इकलौते पीस हैं वो। अनु अपनी बात पूरी करती इससे पहले आई बोल पड़ी, जिसे हमारी अनु ही संभाल सकती है। आई की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े
और फूफा जी का मुंह बन गया, क्योंकि जो तमाशा देखने वो आए थे वो तो हुआ ही नहीं। शक्ति काशी के साथ खड़ा बात कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। शक्ति ने देखा मोहसिन का फोन है, इसलिए शक्ति साइड में चला आया और फोन उठाकर कहा, हाँ मोहसिन, क्या खबर है? सर, जॉर्डन मिल गया है। मैंने उसे बार में देखा। वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक औरत भी है। मोहसिन ने कहा। औरत? शक्ति ने हैरानी से कहा। हाँ सर, मैं ठीक से सब सुन नहीं पाया, लेकिन जॉर्डन उस औरत को विक्रम से दूर रहने को कह रहा था। मोहसिन ने कहा। हम जानते थे विक्रम और जॉर्डन का आपस में कुछ तो कनेक्शन है। मोहसिन, क्या तुम उस औरत को पहचानते हो? शक्ति ने कहा। नहीं सर, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने फोन में उन दोनों की फोटो ली है। मैं आपको भेजता हूं। मोहसिन ने कहा। थैंक यू मोहसिन। शक्ति ने कहा। बस क्या सर, आपके लिए कुछ भी। मैं कल सुबह आपसे मिलता हूं। मोहसिन ने कहा। जरूर, शक्ति ने कहा और फोन काट कर जैसे ही पलटा, पीछे खड़ी काशी ने कहा, शक्ति, यहां आकर भी तुम ड्यूटी कर रहे हो? अपना फोन इधर दो। अब नो कॉल्स, नो मैसेज, ओनली फैमिली टाइम। पापा तुम्हें बुला रहे हैं। हमसे कह रहे थे सगाई में आने के बाद शक्ति ने एक बार भी उनसे बात नहीं की। चलो आओ। काशी ने शक्ति का फोन अपने पर्स में रख लिया, जिससे शक्ति मोहसिन का मैसेज नहीं देख पाया और काशी के साथ वहां से चला गया। नशे में धुत उर्वशी बार से बाहर आई। उसने सामने से गुजरते ऑटो को रुकवाकर उसमें बैठ गई। लड़खड़ाती जबान में उसने ऑटो वाले को अपने होटल का नाम बताया और सर पीछे सीट से लगा लिया। विक्रम की बेवफाई और चौहान साहब का धोखा उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे मुन्ना का ख्याल आया और उसके चेहरे पर सुकून के भाव दिखाई देने लगे। मुन्ना से हुई चंद मुलाकातें उर्वशी की आंखों के सामने घूमने लगी। पहली नजर में ही मुन्ना उर्वशी के दिल को भा गया था, लेकिन मुन्ना ने उर्वशी को कभी भाव तक नहीं दिया। हालांकि जब जब उर्वशी किसी मुसीबत में थी, मुन्ना ने उसे आकर बचा लिया। उर्वशी मुन्ना के ख्यालों में खोई थी। इत्तेफाक से ऑटो वाला उर्वशी को उसी गेस्ट हाउस के सामने से लेकर आया जहां मुन्ना और गौरी की सगाई हो रही थी। उर्वशी की किस्मत अच्छी थी कि ऑटो भी वहां आकर गेट के सामने बंद हो गया। ऑटो ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जाम हो चुका था। उर्वशी ऑटो से नीचे उतर गई। उसने दरवाजे के बाहर लगा नाम देखा और ऑटो वाले से कहा, यहाँ क्या हो रहा है? लगता है कोई फंक्शन है, ऑटो वाले ने कहा। उर्वशी वहीं खड़ी ऑटो का इंतजार करती रही, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। ऑटो वाला उर्वशी के पास आया और कहा, मैडम, लगता है इंजन जाम हो गया है। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए कोई दूसरा ऑटो कर देता हूं। ठीक है, जल्दी करो, उर्वशी ने कहा। ऑटो वाला चला गया और उर्वशी वहीं खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगी, लेकिन बार बार उसकी नजरें बोर्ड पर लिखे नाम मानवेंद्र मिश्रा और गौरी शर्मा पर चली गई। सहसा ही उर्वशी के कदम गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ गए। उर्वशी अंदर आई और गार्डन एरिया में चली आई, जहां मुन्ना गौरी के साथ खड़ा था। उर्वशी की नजर जैसे ही मुन्ना पर पड़ी, उसका दिल खुशी से खिल उठा और वह मुन्ना की तरफ बढ़ गई। उर्वशी मुन्ना के सामने आई और कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें याद किया और तुम मेरी आंखों के सामने हो। मुन्ना ने उर्वशी को वहां देखा तो हैरान रह गया। उर्वशी का यहाँ होना मुन्ना को किसी खतरे का संकेत दे रहा था। मुन्ना ने कुछ नहीं कहा, वह खामोश रहा। उर्वशी ने हाथ मुन्ना के गाल की तरफ बढ़ाया तो मुन्ना ने उसे रोकते हुए कहा, बी इन योर लिमिट्स, आपने शराब पी रखी है। मान, ये कौन है? गौरी ने पूछा। पापा की मेहमान है, मुन्ना ने उर्वशी की तरफ देखकर कहा। पापा की? क्या तुम मुझे नहीं जानते? कहते हुए उर्वशी ने मुन्ना के सीने पर हाथ रख दिया। गौरी ने देखा तो उसने उर्वशी का हाथ झटक दिया और कहा, देखिए, आप होश में नहीं हैं। ये मेरे होने वाले पति हैं और आज हमारी सगाई है। मैंने आपको यहाँ आने के लिए इनविटेशन नहीं दिया है, तो आप यहाँ से जा सकती हैं।
उर्वशी ने जैसे ही सुना कि आज मुन्ना की सगाई है तो उसका दिल टूट गया और गुस्से से भर गया। उसने गुस्से से भरी नजरों से मुन्ना को देखा और कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मेरे प्यार की तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत नहीं है? ऐसा क्या है इस लड़की में? हाँ, पर मेरी भी एक बात याद रखना, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगी। ये शादी कभी नहीं होगी। गौरी ने सुना तो आंखों में आंसू भरकर मुन्ना को देखने लगी। क्या सच में कुछ ऐसा था जो मुन्ना गौरी और बाकी सबसे छुपा रहा था? तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 57। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। बाय।